21,442 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। रतिया से बीजेपी की दिग्गज नेत्री पहला चुनाव लड़ा, रतिया से ही बहुत कम वोटों से हारी। उसके बाद बीजेपी ने टिकट दिया लोकसभा का, लोकसभा चुनाव जीती, सांसद बनी, फिर टिकट कट गया, अशोक तंवर को टिकट दे दिया सिरसा से। अब रतिया में चुनावी मैदान में उतारा सुनीता दुग्गल को, तो सुनीता दुग्गल चुनाव हार गई हैं। 21,442 वोट से चुनाव हार चुकी हैं। तो सुनीता दुग्गल चुनाव हार चुकी हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट जर्नैल सिंह 21,442 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। नेहा धवन जी, आप हथीन से कांग्रेस की मोहम्मद चुनाव जीत चुके हैं। 32,532 वोटों से जो चुनाव है ये जीतने का काम किया है। हथीन की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो मोहम्मद इजराइल चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नारनौल से कांग्रेस की जस्सी पेटवार ने कैप्टन अभिमन्यु को करीब 9,000 वोट से मात दे दी। जस्सी पेटवार ने हरा दिया है नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को। तो कैप्टन अभिमन्यु भी चुनाव हार गए, पिछली बार भी चुनाव हार गए थे। पिछली बार कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव हराया था जेजेपी के रामकुमार गौतम ने, लेकिन बीजेपी ने अभी कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दिया। रामकुमार गौतम को सफेदों में सेट किया, सफेदों से तो जीत गए रामकुमार गौतम। बहादुरगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून 42,000 से ज्यादा वोट से जीत गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। बहादुरगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून 42,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीत चुके हैं। राजेंद्र जून को कांग्रेस पार्टी ने फिर से टिकट दिया। राजेश जून भी टिकट के इच्छुक थे लेकिन उनको मिला नहीं। देवेंद्र बबली हार गए। टोहाना से कांग्रेस के परमवीर सिंह 10,542 वोट से जीते हैं। देवेंद्र बबली हार गए हैं और देवेंद्र बबली को हार का सामना करना पड़ा। आप देखिए सबसे बड़ी लीड टोहाना में पिछली बार मिली थी। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को हराया देवेंद्र बबली ने। जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और अब खुद ही हार गए। बीजेपी में शामिल हुए, टिकट भी मिली लेकिन अपनी सीट बचा नहीं पाए। टोहाना से कांग्रेस के परमवीर सिंह ने बीजेपी के देवेंद्र बबली को हरा दिया, जबरदस्त मात दी है। डॉक्टर शालिनी यादव हमारे साथ हैं। डॉक्टर शालिनी, ये नतीजे तो बिल्कुल 2019 के चुनावों के रिजल्ट जिस दिन आए थे ऐसी ही कुछ तस्वीर थी। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट थी। बीजेपी कांग्रेस आगे पीछे का गेम चल रहा था, लेकिन बीजेपी का जो प्रदर्शन है वाकई काबिले तारीफ फिलहाल नजर आ रहा है। प्रतिमा जी, देखिए सवेरे जब हम बात कर रहे थे तो मैं यही कह रही थी कि इस पिछले 5 साल के दौरान ऐसे कुछ फेजेस आए जब लगा कि कांग्रेस थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत जाएगी, लेकिन वो वक्त जो था वो चला गया। इलेक्शन के करीब आते आते बीजेपी ने हर जो नैरेटिव कांग्रेस ने सेट करने की कोशिश की, चाहे उसका कास्ट वाला जो प्लैंक था, जो सबसे बड़ा जिसको कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही थी, वो बीजेपी ने ठीक उसी स्ट्रैटेजी पे प्ले किया। अगर आप देखें तो धीरे धीरे इन लोगों ने अब की बार दोनों तरफ से एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए गए और कौन कितना पावरफुल कैंडिडेट है, किसके विनिंग के चांसेस कितने हैं, अब की बार टिकट्स बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके कई मल्टीपल लेवल्स पे देख के कि चाहे कास्ट फैक्टर हो, चाहे पार्टी फैक्टर हो, चाहे पुराना जहां आप दिग्गज नेताओं की बात कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, सब देख के बहुत सोच समझ के बीजेपी ने भी अपने टिकट्स बांटे अब की बार। और मुझे लगता है इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हम देख रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि आईएनएलडी ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट है, जेजेपी को कोई टिकट नहीं मिला है, तो ये इसका जो वोट बैंक है, इसके जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक्स थे ना, वो जेजेपी की तरफ जाना चाह रहे हैं। एक तरीके से देखिए दुष्यंत चौटाला जी ने जो किया वो इस वक्त तो पॉलिटिकली उनके बिल्कुल भी फायदे में नहीं रहा है, एक तरीके से टेम्पररी, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ परमानेंट होता नहीं है, वो रिटर्न ऑफ स्टेज में ही है। तो ये जो इनका जो वोटर बैंक है ये किधर बैठेगा, इसके ऊपर कांग्रेस ने पूरी अपनी कयास लगा रखी थी कि सारा जो जाट वोट बैंक है वो इनके पास आएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा हुआ है अब की बार, क्योंकि ये जो धड़ा है
ये शायद अपने नए लीडर्स ढूंढ रहा है, ये ढूंढ रहा है कि किस पार्टी के साथ जाने में इनको ज्यादा अपने फायदे लग रहे हैं, डेवलपमेंट के फायदे लग रहे हैं या इंडिविजुअल फायदे लग रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कास्ट पॉलिटिक्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल। वो इसलिए नहीं खत्म हो सकती क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं हिंदुस्तान में वो कास्ट के अराउंड ही ऑर्गेनाइज है फिलहाल। एक बार रोकोगे, एक बड़ी खबर आ रही है। रोहतक से बीजेपी के मनीष ग्रोवर आगे हैं। नांगल चौधरी से बीजेपी के अभय सिंह यादव 1023 वोट से पीछे चल रहे हैं। रोहतक से बीजेपी के मनीष ग्रोवर 302 वोट से आगे, महज 302 वोट से रोहतक से मनीष ग्रोवर आगे। बीबी बत्रा 302 वोट से पीछे हैं। क्या हो सकता है, 302 निकल जाए आगे पीछे, कुछ भी हो सकता है। नांगल चौधरी में भी इसी तरीके का कुछ गेम देखने को मिल रहा है। अभय यादव क्या अपनी सीट बचा पाएंगे? नांगल चौधरी में अभय यादव क्या अपनी सीट बचा पाएंगे? 1023 वोट से फिलहाल तो पीछे चल रहे हैं, लेकिन क्या आगे निकलेंगे? क्या हो पाएगा? और क्या फैसला हरियाणा के लोगों ने किया है? कुछ देर और आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज, आपको हम बताएंगे। सबसे पहले रोहतक से बीजेपी के मनीष ग्रोवर 302 वोट से आगे चल रहे हैं और नांगल चौधरी से बीजेपी के अभय सिंह यादव फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको हरियाणा न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। 302 वोट से फिलहाल आगे हैं। नारनौल से बीजेपी के ओम प्रकाश यादव 17,101 वोट से जीत चुके हैं। तो ओम प्रकाश यादव चुनाव जीत चुके हैं। नारनौल से बीजेपी के ओम प्रकाश यादव चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी से हमारे साथ विदु रावल जी जुड़ चुके हैं। विदु रावल जी, इतना बढ़िया प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या हो गया? ज्ञानचंद गुप्ता जी हार गए चुनाव, ओम प्रकाश धनखड़ साहब हार गए, क्या अपना अभिमन्यु साहब हार गए? विदु रावल जी, आवाज मिल रही है मेरी? आ रही है? जी 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 जी। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। प्रतिमा जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी हरियाणवी दर्शकों को, हरियाणा से बाहर भी जो लोग देख रहे हैं उनको भी, और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उन सबको नमस्ते। देखिए, आज छठा नवरात्र है। माँ कात्यायनी देवी जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारत माता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारत की जनता का, हरियाणा की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके टीवी स्क्रीन पर हम देख ही रहे हैं। देखिए, इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशित जो और लोगों के जो आर्मचेयर एक्सपर्ट्स थे और जो जिस प्रकार के सेफोलॉजिस्ट थे, जो भाजपा को 15 से 18 सीटें दे रहे थे, मुझे लगता है उनको एक बार रिथिंक करने की आवश्यकता है। मैं निरंतरता से एक बात कहता रहा हूं, आपके टीवी पर भी, आपके चैनल पर भी बार बार आकर, और अनेक चैनलों पर यह बात कहता रहा हूं कि 4 साल 11 महीने जो होते हैं इन दबंगों के, लठैतों के होते हैं, और आखिरी जो महीना होता है और आखिरी महीने का भी आखिरी दिन जो होता है वो हरियाणा की जनता का होता है, भारत की जनता का होता है, भारतीय जनता पार्टी का होता है। हमने चुनाव दर चुनाव जो है इन लोगों को चौंकाया है। इसलिए चौंकाया है क्योंकि गरीब का वोट जो है, जो साइलेंट वोट है, जो प्रोग्रेसिव वोट है, जो हुड़दंगबाजी में विश्वास नहीं रखता है, जो हरियाणा को आगे लेके जाना चाहता है, जिसका जातिवाद से, परिवारवाद से, क्षेत्रवाद से, भ्रष्टाचार से जो नफरत करता है, वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। और किस प्रकार, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज साहब जीत चुके हैं। सुबह से फंसे हुए थे कड़े मुकाबले में, सीट निकालने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर, एक राहत भरी खबर अनिल विज साहब के लिए आती हुई नजर आ रही है। अंबाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज जीत गए हैं चुनाव। 7,244 वोट से चुनाव जीते हैं अनिल विज। तो चित्रा सरबारा ने टक्कर तो खूब दी, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी बाजी मार गए विज साहब। हालांकि मार्जिन को बहुत हद तक कम कर पाई, लेकिन 7,000 प्लस का मार्जिन अभी भी लेकर विज साहब आराम से पहुंच रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं हरियाणा विधानसभा में एक बार फिर से। लेकिन गब्बर की तरह गरजेंगे क्या? नाराजगियां पार्टी से खत्म हो गई क्या? ये भी बड़े सवाल हैं, क्योंकि आप देखिए नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बने तो मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं हुए।
अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की दावेदारी तक ठोक डाली और साफ तौर पे ये कह डाला कि मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं भी पार्टी से कहूंगा और अपनी दावेदारी पेश करूंगा। सबसे सीनियर नेताओं में शुमार है। एक्सपीरियंस के लिहाज से बात कर ली जाए, अदरवाइज बात कर ली जाए तो विज साहब ये कहते हुए नजर आए, सीएम की दावेदारी पेश करते हुए नजर आए। हालांकि कांग्रेस पार्टी में बार बार देखा जा रहा था सीएम फेस को लेके बहुत सारी लड़ाइयां होती थी, बहुत सारे दावेदारी होती थी, लेकिन बीजेपी में ऊपर से जब मैसेज आ गया कि नायब सिंह सैनी साहब ही हमारे सीएम फेस होंगे, उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बावजूद अगर अनिल विज साहब सामने आकर मीडिया के ये कहते हैं कि सीएम के लिए दावेदारी मैं ठोकूंगा, मैं पेश करूंगा, तो बड़े मायने। हालांकि जीत गए हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई विज साहब को। 7,000 प्लस के मार्जिन से विज साहब जीते हैं चित्रा सरबारा नंबर 2 पर, लेकिन अनिल विज साहब सीट निकालने में कामयाब रहे। वापस विदु रावल जी आपसे चर्चा करूंगी, क्या परेशानी है? अब देखिए, बड़े नेताओं का मैं जिक्र कर रही थी, क्यों तमाम जो बड़े नेता है वो चुनाव हारे। एक बार रोकूंगी फिर से। सढौरा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कांग्रेस की रेणु बाला 312 वोट से आगे चल रही हैं। सढौरा से इस वक्त की बड़ी खबर, 312 वोट से कांग्रेस की जो रेणु बाला हैं आगे चल रही हैं। और लोगों को मैं बता दूं कि अब आपको हिलना नहीं है बिल्कुल भी टीवी स्क्रीन से। लोहारू से बीजेपी के जेपी दलाल 272 वोट से आगे चल रहा है, महज 272 वोट। अब ऐसी सीटें बची हुई हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है। टोटल 44 सीटों के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। 21 पर बीजेपी है, 20 पर कांग्रेस है, 1 पर इंडियन नेशनल लोकदल और 2 पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। उचाना कला से बीजेपी के देवेंद्र अत्री 221 वोट से आगे हैं। तो आप देखिए, बहुत कम मार्जिन। ये 3-4 सीटें जो हम दिखा रहे हैं आपको, बात इसमें चाहे सढौरा की हो, लोहारू की हो, उचाना की हो, कुछ भी हो सकता है। 500 से भी कम का मार्जिन, 300 से भी कम का मार्जिन उचाना कला में और यहां पर दिखाई दे रहा है। विदु रावल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। विदु रावल जी, क्या लग रहा है, चिंता है या बना रहे सरकार? देखिए, हमारा लगातार एक ही एक्सप्रेशन रहा है, हमारे एक ही भाव रहा है। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, तब भी कॉन्फिडेंट थे जब हमें आप लोग राइट ऑफ कर रहे थे, जब एग्जिट पोल के नतीजे एक के बाद एक आकर कुछ बता रहे थे। हमने नहीं किया, हमने कोई एग्जिट पोल नहीं दिखाया। 4 साल से जब 4 साल से लगातार दिल्ली का मीडिया से लेकर हरियाणा का मीडिया हमसे कहता था कि किसान आपसे नाराज हैं, तो हरियाणा का 40% वोटर, क्या 40% वोटर में किसान नहीं है क्या? जब ये कहा जाता था कि ठेकेदारी देकर कि फला पहलवान सारे के सारे आपसे नाराज हैं, नौजवान सारे आपसे नाराज हैं, सब ये कहा जाता था। जो परिवार पहचान पत्र जिसने गरीब को पहचान दी है, असली गरीब ढूंढने के लिए प्रयास किया गया। हम नहीं करते तो कोई हमसे मांग नहीं की गई थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के जमाने में जिस प्रकार से ना खाता ना बही, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको गरीब कहे वही गरीब सही, हमने उस परिपाटी को बदलकर हमने प्रयास किया, जेन्युइन प्रयास किया। और उस ट्रांजिशनल फेज में जिस प्रकार से छोटी छोटी कठिनाई आई, उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि आकर प्रियंका गांधी कहती हैं कि वो परिवार पहचान। एक बार रोकूंगी, आपको रोकूंगी। एक बार एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़खल से बीजेपी के धनेश अदलखा 6,181 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़खल से जीत बीजेपी की झोली में चली गई है। धनेश अदलखा चुनाव जीत चुके हैं इस चुनावी समर में। 6,181 वोट से चुनाव जीते हैं बड़खल से बीजेपी के धनेश अदलखा। और यहाँ पर सीमा त्रिखा की टिकट काटकर धनेश अदलखा को टिकट दिया गया और यहाँ पर ये सीट एक बार फिर से बीजेपी वापस से जीतने में कामयाब हो पाई और ये सीट अपने पास रखने में सफल भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बड़खल से होती हुई नजर आ रही है। विदु रावल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। विदु रावल जी, दिनेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो शायद दिनेश अग्रवाल जी का भी संपर्क जो है वो हमारा टूट गया है। उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। शालिनी यादव जी भी हमारे साथ हैं। शालिनी जी, विजेंद्र रेड्डू साहब भी है। विजेंद्र रेड्डू साहब, खाता नहीं खुल पा रहा है। अभय चौटाला खुद अपनी सीट हार गए हैं। क्यों? आप लोग बार बार सरकार बनाने का दावा करते रहे, कहते रहे हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, लेकिन अभय चौटाला खुद भी हार गए। क्यों? ऐसा क्यों?
चलिए, फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा हार गए हैं। बीजेपी के सतीश फागना 27,152 वोटों से हरा दिया है बीजेपी के सतीश फागना ने। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के नीरज शर्मा जो है चुनाव हार गए हैं। 27,152 वोट्स के साथ बीजेपी के सतीश फागना ने मात दी है नीरज शर्मा को। तो एनआईटी की सीट पे भी आप देखिए कांग्रेस के लिए खतरे के बादल। नीरज शर्मा चुनाव हार गए हैं। पिछली बार जीते थे, इस बार आश्वस्त थे, डिप्टी सीएम बनने तक की बात कर रहे थे क्योंकि लग रहा था कि सरकार आ रही है। लेकिन अभी जो फिलहाल टैली बता रही है वो ये दिखा रही है, वो बता रही है कि बीजेपी कहीं नहीं जा रही है। कांग्रेस का जो ख्वाब था सत्ता में आने का वो पूरा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। विधु रावल जी फिर से जुड़ गए हैं। विधु रावल जी, अभी तक तो यही लग रहा है कि बीजेपी कहीं नहीं जा रही है, तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है बस। टू स्टे, बीजेपी को हरियाणा की जनता का स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मिला है। हम जब 2014 में हमें राज सत्ता मिली थी, जब फिर से रोकना पड़ेगा। घरौंदा से बीजेपी के हरविंदर कल्याण 543 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, बहुत कम मार्जिन 543 वोट्स के मार्जिन से घरौंदा से बीजेपी के हरविंदर कल्याण चुनाव जीत चुके हैं। आराम से हरियाणा विधानसभा जा रहे हैं घरौंदा से हरविंदर कल्याण साहब फिर से। और साफ तौर पे हरविंदर कल्याण जो चुनाव जीते, मार्जिन आप देखिए 600 वोटों से भी कम का मार्जिन है, उस लीड से ये जीते हैं। लेकिन जीत है और इस फैसले को, जनता जनार्दन के इस फैसले को, इस मैंडेट को तमाम नेता हाथ जोड़ के स्वीकार करेंगे। हालांकि कुछ सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन अभी कितने सवाल उठाएंगे और कब तक उठाएंगे, जब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तब कैसे सवाल उठेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्या कुछ रिएक्शन आते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, घरौंदा से जीत चुके हैं हरविंदर कल्याण साहब 543 वोट से, महज 543 वोट से। आप विधु रावल जी, आप बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, मैं कई बार प्रयास कर रहा हूं इस बात को कहने का कि 2014 में जब बार लोग जीत रहे हैं ना, तो वो खबर भी हमें बतानी पड़ेगी। तब भी रिकॉर्ड बनाया था जी। जरूरी है, ये भी जरूरी है। 2014 में भाजपा पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जिसने बिना गठबंधन के अपने बूते जो है अपनी सरकार बनाई थी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। फिर से रोकना पड़ेगा। 2019 में फिर हमने एक रिकॉर्ड बनाया। हाँ, बात पूरी कीजिए जल्दी से। जी 2019 में फिर हमने ये रिकॉर्ड बनाया कि हम पहली ऐसी सरकार बने, कांग्रेसी गैर कांग्रेसी सब मिलाकर पहली ऐसी सरकार बने जिसने सत्ता में रोकना पड़ेगा। बड़ी खबर, राइस से बीजेपी की कृष्णा गहलावत चुनाव जीत चुकी हैं। 4,673 वोट से चुनाव जीत चुकी है कृष्णा गहलावत। ये राइस सीट, मोहनलाल बड़ौली साहब प्रदेश अध्यक्ष, इसी सीट से विधायक पिछली बार बन के जीते थे और खुद ही मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने का इच्छुक, मैं संगठन में काम करूंगा और तमाम प्रदेश में जाकर प्रदेश को ताकत देने का काम करूंगा। लेकिन राइस से बीजेपी की जो कैंडिडेट कृष्णा गहलावत है चुनाव जीत चुकी है। 4,673 वोट से चुनाव जीतने का काम राई जो सीट है वहां पर कृष्णा गहलावत ने किया है। ये सीट भी बीजेपी की झोली में यहां पर जा रही है। तो आराम से पहुंच चुकी है कृष्णा गहलावत चंडीगढ़ और विधानसभा, हरियाणा विधानसभा का सफर तय कर लिया है कृष्णा गहलावत ने। साफ तौर पर चंडीगढ़ पहुंचने का रास्ता बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ। कलायत से कांग्रेस के विकास सहारन जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर, जयप्रकाश जेपी के बेटे कलायत से कांग्रेस के विकास सहारन चुनाव जीत चुके हैं और विधानसभा हालांकि पहुंच रहे। रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे को चुनाव जितवाने में सफल हुए, जयप्रकाश जेपी अपने बेटे को चुनाव जितवाने में सफल हुए और विकास सहारन जीत चुके हैं, जा रहे हैं यहां से चंडीगढ़। डबवाली से आदित्य देवीलाल 610 वोट से जीत चुके हैं। तो 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल की झोली में जाती हुई डबवाली से आदित्य देवीलाल और साथ ही साथ रानिया से अर्जुन चौटाला, महज 2 सीटें। अभय चौटाला अपनी सीट हार गए, अपनी सीट गवा बैठे, लेकिन आदित्य देवीलाल अपनी सीट आईएनएलडी को कम से कम एक और सीट दिलवाने में कामयाब हुए। अर्जुन चौटाला, अभय चौटाला के बेटे विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम लगातार दे रहे हैं।
पल पल की अपडेट, तमाम चुनावी नतीजों की हरियाणा न्यूज के माध्यम से लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। विधु रावल जी, आप पटौदी से बीजेपी की बिमला चौधरी भी चुनाव जीत गई हैं। बड़ी खबर, 47,000 से ज्यादा वोट से बिमला चौधरी चुनाव जीत चुकी हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बिमला चौधरी चुनाव जीत चुकी हैं। बिमला चौधरी 47,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीती। 2019 में बिमला चौधरी का टिकट भी कटा, सत्य प्रकाश जरावता को बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन अब वापस से टिकट दे दिया बिमला चौधरी को। 2024 के इस चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह के खेमे से ये आती हैं और अब फिर से विधानसभा पहुंचने में सफल होती हैं, कामयाब होती हैं। एक बार फिर से बीजेपी की पटौदी से उम्मीदवार बिमला चौधरी, जो 47,000 से ज्यादा वोट से जीत रही हैं, चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा पहुंच रही हैं। अनिल वैद साहब, जीत के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं जल्दी से। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। मनोहर लाल जी जिस गति से देश को आगे लेके जाना चाहते हैं और जो कुछ उन्होंने किया है, ये उसकी जीत है। देखिए, हम जीत गए, हमें सबने समर्थन किया। मुख्यमंत्री बनोगे, आप बहुत सीनियर हो, लगातार जीत दर्ज कर रहे हो। अगर हाईकमान बनाएगी तो इनकार नहीं करूंगा। आप अपना दावा पेश करोगे? अगर हाईकमान बनाएगी तो इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अब दावा पेश नहीं करूंगा, ये विद साहब कह रहे हैं। विधु रावल जी, हाईकमान ने तो पहले ही कह दिया था सीएम होंगे तो नायब सिंह सैनी, उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं को ही सीएम बनाएंगे। लेकिन अनिल वैद साहब ने बीच में ये कह दिया कि सीएम की दावेदारी मैं ठोकूंगा। अब चुनाव तो जीत गए, अब कह रहे नहीं, दावेदारी पेश नहीं करूंगा, पार्टी बनाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाऊंगा। देखिए अनिल विज साहब माफी चाहूंगा 7वीं बार जो है अंबाला कैंट से जीते हैं। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे जब 1991 में पहली बार वो जीते थे। तब से लेकर अब तक 7वीं बार वो जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में और एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी जो है वो 7वीं बार वो जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में और एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी जो है वो चुनाव जीते हैं। तो उनको बारंबार बधाई है, बारंबार उनको शुभकामनाएं हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की गाइडिंग फोर्स हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और इसी नाते एक बार फिर से रोकना पड़ेगा, रेवाड़ी से अटेली से बीजेपी की आरती राव पीछे है। 142 वोट से आरती राव पीछे चल रही है। रेवाड़ी से कांग्रेस के चिरंजीव राव 23,774 वोट से पीछे चल रहा है। तो रेवाड़ी से भी बहुत ही मुश्किल स्थिति में इस वक्त नजर आ रहा है कैप्टन अजय यादव का परिवार। अटेली से बीजेपी की आरती राव, महज 142 वोट का जो अंतर है फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन चिरंजीव राव 23,774 वोट से पीछे हैं। क्या इस गैप को पूरा कर पाएंगे, पार कर पाएंगे, या फिर रेवाड़ी से जीतेंगे लक्ष्मण यादव? कोसली से विधायक 2019 में चुनकर आए, 2024 में पार्टी ने टिकट चेंज कर दिया, कोसली से हटा करके रेवाड़ी में भेज दिया और चिरंजीव राव के सामने, कैप्टन अजय यादव के परिवार के सामने चुनावी मैदान में उतारा। ऐसे में आप देखिए कितनी बड़ी मुसीबत चिरंजीव राव के लिए भी इस वक्त है। लेकिन अटेली से भी बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल। 142 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं और साफ तौर पे क्या जितवा पाएंगे राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, क्या जीत पाएंगी? 142 वोट से फिलहाल जो है वो मार्जिन चल रहा है, जो गैप है वो है। पीछे तो फिलहाल नजर आ रही है आरती राव, लेकिन क्या इस गैप को पूरा कर पाएंगी, ये भी एक देखने वाली बात है। विधु रावल जी, बात पूरी कर लीजिए। देखिए आगे चल रहे हैं और साफ तौर पे क्या जितवा पाएंगे राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, क्या जीत पाएंगी? 142 वोट से फिलहाल जो है वो मार्जिन चल रहा है, जो गैप है वो है। पीछे तो फिलहाल नजर आ रही है आरती राव, लेकिन क्या इस गैप को पूरा कर पाएंगी, ये भी एक देखने वाली बात है। विधु रावल जी, बात पूरी कर लीजिए। देखिए कांग्रेस के कुछ लोग जो जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, जिन्होंने पर्ची खर्ची वाला जो कांग्रेस का असली चरित्र है वो देश के सामने, जनता के सामने लेकर आए थे, वो सभी लोग जो है चुनाव हारे हैं। एनआईटी फरीदाबाद से 27,152 वोटों से
वो शख्स आ रहा है जिसने 50 वोटों पर एक नौकरी की कीमत रखी थी। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सबक है कि पर्ची खर्ची जो है हरियाणा को बर्दाश्त नहीं है। वो कहते थे हमें मेरिट समझ नहीं आती। अरे कांग्रेस को हरियाणा भी समझ नहीं आता, हरियाणवी भी समझ नहीं आते, और हरियाणवियों को कांग्रेस समझ नहीं आती। असल बात तो ये है। जो शमशेर गोगी जो कह रहे थे कि मेरा घर भरूंगा, मेरा परिवार भरूंगा, वो एक राउंड रह गया है वहां पर, और लगभग 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं जी। कुलदीप शर्मा जो हैं, जो कह रहे थे कि भाई मैं थर्ड आदमी हूं, और औरों को तो भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा है कि बंदर बांट कर 2000 नौकरी हर कंस्टिट्यूएंसी में दूंगा, लेकिन मैं तो जो है 50% 25% और बढ़ा दूंगा। वो भी हार चुके हैं, माफी चाहूंगा, 35,000 वोटों से हारे हैं। लखन कुमार जो सिंगला हैं, जो फरीदाबाद वाले हैं, उन्होंने तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से हारने का रिकॉर्ड बनाया है। विपुल गोयल जी ने उनको हराया है। वो कहते थे कि ये एनआईटी वाला जो नीरज शर्मा, ये तो कह रहा 50 वोटों पर एक नौकरी दूंगा। एक बार फिर से रोकना पड़ेगा। सीएम साहब क्या कह रहे, सुन लेते हैं। मोदी जी को देता हूँ, उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है, वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कोहाना की जलेबी ये मैं बात अलग से करूँगा। तो आप देखिए कितनी बड़ी स्माइल नायब सिंह सैनी साहब के चेहरे पर नजर आई। मीडिया के सामने आए और इस जीत को स्वीकार करते हुए, तमाम प्रदेशवासियों के मैंडेट को सलाम करते हुए, अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए नजर आए और बहुत ही ज्यादा खुश। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कुछ होगा नहीं, नायब सिंह सैनी साहब को भले ही बना दिया हो, लेकिन हाल पंजाब जैसा होगा, चन्नी साहब जैसा होगा। लेकिन तस्वीर इससे बिल्कुल इतर, बिल्कुल उलट रिजल्ट्स जब सामने आ रहे हैं तो देखने को मिल रही हैं। विदु रावल जी, आप बात पूरी कर सकते हैं अपनी। अब देखिए, जो मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो आशीर्वाद, जो प्यार दिया है, मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है, वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाना की जलेबी ये मैं बात अलग से करूँगा। तो वापस डिबेट पे आते हैं। विदु रावल जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास भी मुझे जाना है। मोदी जी की नीतियों पे मोहर लगा दी। देखिए, आज खुशी का अवसर है। निश्चित तौर पर
हमने जिस प्रकार से अंत्योदय की भाव फिर से से रोकना पड़ेगा। अंबाला सिटी से कांग्रेस के निर्मल सिंह चुनाव जीत गए हैं। असीम गोयल हार गए हैं अंबाला सिटी से चुनाव। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबाला सिटी से कांग्रेस के निर्मल सिंह चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अंबाला सिटी से कांग्रेस के निर्मल सिंह चुनाव जीत गए हैं। असीम गोयल को हरा दिया है। हालांकि पिछली बार भी लगातार कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन ना निर्मल सिंह को टिकट मिली, ना उनकी बेटी चित्रा सरबारा को मिली। तब भी निर्दलीय खड़े हुए असीम गोयल फिर भी सीट निकालने में कामयाब हुए थे 2019 के चुनाव में। लेकिन फिलहाल 2024 के इस विधानसभा के चुनाव में अपनी सीट को नहीं बचा पाए असीम गोयल। अंबाला सिटी से कांग्रेस के निर्मल सिंह जीत चुके हैं। साफ तौर पे एक जीत कांग्रेस पार्टी की झोली में और ऐड होती यहां पे नजर आ रही है, एक बड़ी जीत। और अंबाला सिटी से यहां पर निर्मल सिंह को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि असीम गोयल बहुत तरीके से आश्वस्त नजर आए, बहुत वायरल भी हुए और बहुत ही मुश्किलों में भी घिरे। चुनाव आयोग ने बहुत बार नोटिस भी दिया, एक दो फेक वीडियोस भी उनकी तरफ से पोस्ट की गई अपने सोशल मीडिया साइट पर, जिसको लेकर परेशानी उठानी पड़ी और लोगों का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लेकिन अभी जब ये चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, अंबाला सिटी से असीम गोयल चुनाव हार गए हैं, कांग्रेस के निर्मल सिंह चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपको ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबाला से। ये सीधी तस्वीरें, माफ कीजिएगा, ये सीधी तस्वीरें आपको चंडीगढ़ से हम दिखा रहे हैं। और नायब सिंह सैनी साहब को आप देख रहे हैं, हुजूम देख रहे हैं लोगों का साथ में। मोदी साहब का एक बड़ा सा कटआउट आप देख रहे हैं। कमल फिर से खिलाने में बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में कामयाब हो पाई। और उसी की खुशी में तमाम लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं, तमाम लोग एकत्रित हैं, बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं। सबसे ज्यादा खुश नायब सिंह सैनी साहब। जब से बड़े दायित्व उनको मिल रहे थे, तब से परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा, इम्तिहान पे इम्तिहान। अब जो फाइनल इम्तिहान नायब सिंह सैनी साहब का, उसमें भी पास हो गए हैं फ्लाइंग कलर्स से। और 2014 में जो कमी रह गई थी, बीजेपी ने क्या उस कमी को पूरा कर लिया है। अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी क्या दूसरी बार भी हरियाणा में बनाने जा रही है, इसको लेकर साफ तौर पे अंदेशा लगाया जा सकता है। 50 आप देख रहे हैं बीजेपी लीड कर रही है, 35 पर कांग्रेस। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, बार बार कहा जा रहा था, लेकिन तस्वीर बिल्कुल इतर। एक और बड़ी खबर, उचाना कला से बीजेपी के देवेंद्र अत्री चुनाव जीत गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ब्रिजेंद्र सिंह को मात दे दी है बीजेपी के कैंडिडेट ने। देवेंद्र अत्री चुनाव जीत गए। 5वें पायदान पर दुष्यंत चौटाला खिसक गए, जो सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी लीड लेकर पिछली बार चुनाव जीते। दुष्यंत चौटाला 5वें पायदान पर खिसक गए। उचाना कला से बीजेपी के देवेंद्र अत्री चुनाव जीत गए हैं। ब्रिजेंद्र सिंह हार गए हैं। ब्रिजेंद्र सिंह सांसद रहते हुए लोकसभा चुनावों के समय पर, उससे पहले बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने लोकसभा की टिकट नहीं दी, विधानसभा की टिकट दी। उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी अब सरकार बनाती हुई फिलहाल दिख रही है। कांग्रेस के ब्रिजेंद्र सिंह को मात मिल गई है बीजेपी के अत्री साहब से। और अत्री साहब आराम से उचाना से जा रहे हैं हरियाणा विधानसभा। चंडीगढ़ का सफर तय कर लिया है उचाना कला से बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने, और जीत गए हैं उचाना कला की सीट। ब्रिजेंद्र सिंह को मात देकर देवेंद्र अत्री साहब पहुंच गए हैं चंडीगढ़ विधानसभा। हरियाणा की विधानसभा में पहुंचेंगे और उचाना कला की तमाम चीजों को उठाएंगे। लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह भी चुनाव हार गए। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े। दिनेश अग्रवाल जी, क्या हो रहा है, ये समझ आ रहा है आपको अभी, या अभी भी कुछ उम्मीद है कि कुछ मैजिक हो जाएगा? दिनेश अग्रवाल जी, आवाज मिल रही है?
थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है आपके ऑडियो में, उसको ठीक करवाते हैं। तब तक वापस से मैं तमाम दूसरे मेहमान भी हमारे साथ हैं, विजेंद्र रेड्डी साहब भी हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, क्या हो गया? अभय चौटाला हार गए, 2 सीटें फिलहाल आप लोग जीतते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है रानिया और डबवाली, जिस तरह से इस सीट पर आप लोग कम से कम पिछले चुनाव के कंपैरिजन में अभी 1 नंबर और बढ़ा लिया, 1+1 2 कर लिया है, तो संतोष इससे करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है? प्रतिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और आपके जो हौसले की और कंटिन्यूएशन है लगातार, आप सुबह से मैं आपके साथ तीसरी बार बैठ रहा हूं अभी, आप इतना हैंडल कर रही हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस प्रकार से हमारी सीट की एक संख्या बढ़ चुकी है, मैं हमारे छोटे भाई आदित्य चौटाला जी को भी बधाई देता हूं, अर्जुन चौटाला जी हमारे अजीज हैं, उनको बधाई देता हूं, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी हमारे नेता और कार्यकर्ताओं को भी मैं इस बात की बधाई देता हूं कि 2 सीट तो हम जीत ही चुके हैं, और देखते हैं एक आध और मिल जाए तो अच्छी बात है। और मैं, लेकिन विजेंद्र जी, अभय चौटाला साहब का हार जाना, चौटाला साहब क्यों हारे, हाँ, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है, बड़ा अफसोस है। और अभय सिंह चौटाला जी ने जिस प्रकार से दिन रात मेहनत करके लोगों की आवाज को भी उठाया और जनता के बीच में भी वो जाते रहे, और बहुत अच्छे से उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया, फिर भी लोगों ने वहां पर उनको आशीर्वाद नहीं दिया। इसका हम विश्लेषण करेंगे और हमें अफसोस है इस बात का। दूसरा, हम जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के और हमारे वाले जितने भी नेता जीते हैं, सभी को बधाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी मैं बधाई देता हूं। अभी मेरे ख्याल से अग्रवाल जी मान जाएंगे और वो भी शायद बधाई दे दें, क्योंकि जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसको स्वीकार करने में अभी नहीं मानेंगे। अभी उम्मीद टिकी हुई है, अभी उम्मीद टिकी हुई कांग्रेस के नेताओं की। हुड्डा साहब भी कह के गए हैं कि डरना नहीं है, डटे रहना है, हम जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। हाँ ठीक, अब तो डटे रहेंगे, डटे ही रहेंगे, और कुछ नहीं, जलेबियां बांटनी शुरू कर दो, जहां जहां पहुंचानी है डिब्बों में भर के। नहीं ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, लेकिन आप लोगों को एज अ पार्टी, आज सुबह भी 8 बजे बनवा ली थी इन्होंने। अरे लेकिन एज अ पार्टी विजेंद्र रेड्डी, सुबह 8 बजे भी मैं देख रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंपस में, वहां जलेबी और लड्डुओं की बातें चल रही थी। मैं कह रहा था भाई तुम इनको बांट लो, 10 बजे से पहले बांट लेना इनको, फिर बांटनी मुश्किल हो जाएंगे आप। नहीं तो बीजेपी वाले तो सुबह विजेंद्र नेहरा जी जुड़े थे, विजेंद्र नेहरा जी जुड़े थे और मजाकिया अंदाज में कह रहे थे विदु रावल जी कि लड्डू भले ही इन्होंने मंगा लिए हो, लेकिन शाम को ये हमें दे देंगे हाफ रेट में, कहेंगे आप ले लो, हमें तो चाहिए नहीं अब। जिसने भी एडवांस में लड्डू मैं बनवाए साथ हैं था, उसको आगे नेहरा के बेचना ही साथ पड़ा है। लड्डुओं का तो यही इतिहास है। हाँ। जलेबी जो है जरूर चौथाई रेट में जाती है, क्योंकि जलेबी जब बासी हो जाती है तो कम लोग खा पाते हैं। हालांकि राहुल गांधी उसको एक्सपोर्ट करने के ऊपर जो है बल दे रहे थे, हाँ। लेकिन उसके बावजूद जो है हम तो जलेबी भी खाएंगे। और चलिए आपको रोकूंगी, फिर से एक बड़ी खबर आ रही है। नायब सैनी को पीएम मोदी ने जीत के लिए बधाई दे दी है, तो शाबाशी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल चुकी है। नायब सिंह सैनी साहब को फोन किया है, मोदी जी से बात हुई है और मोदी जी ने जीत की बधाई दे दी है। तो जीत की बधाई मिलनी शुरू हो गई। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं से बात कर रहे हैं नायब सिंह सैनी साहब, और साफ तौर पे अब बधाई मिल रही है। आगे की स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है उसको लेकर तैयारियां हो रही है। जश्न किस तरीके से बीजेपी कार्यालय में मनाया जाएगा, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मनाया जाएगा, उसकी तैयारी हो रही है। जय श्री राम के नारे वहां पे लगाए जा रहे हैं। हमारी संवाददाता अपराजिता वहां पर मौजूद है, वो लगातार अपडेट दे रही है। और नायब सिंह सैनी साहब की पीठ थपथपाई पीएम मोदी साहब ने बार बार जब रैली करने आए, जब जिक्र करने आए हरियाणा में, तो ये कहते हुए नजर आए कि हमने एक गरीब के बेटे को, एक ओबीसी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। क्या कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत है कि वो किसी दलित को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर पेश करे और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे? क्या किसी आम इंसान को कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ये पद मिल सकता है, ये जिम्मेदारी मिल सकती है? शानदार प्रदर्शन किया है मोदी साहब ने, कहा नायब सिंह सैनी को, और बधाई दी है इस शानदार, इस जबरदस्त प्रदर्शन के लिए। नायब सिंह सैनी से फोन पर बात करके मोदी जी ने बधाई दी है, बधाई मिल चुकी है और शाबाशी साफ तौर पे देते हुए नजर आए। नायब सिंह सैनी को पीएम मोदी जीत की बधाई देते हुए नजर आए।
वापस चलेंगे विधु रावल जी, बार बार आप बोलते हैं तो खबरें आ जाती हैं, लेकिन आपके पास चलूं उससे पहले मैं आप बीजेपी हेडक्वार्टर्स लिए चलती हूँ। जो जानकारी मैंने अपने दर्शकों को दी और बताया कि क्या हो रहा है, अभी से ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। हरियाणा में जो रुझान है कहीं ना कहीं कांग्रेस पर, कल तक अगर जो आकर कांग्रेस की तरह बता रहे थे, अब वैसा ही पलटता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। देखिए, हमें कल भी भरोसा था, हरियाणा की जनता के ऊपर पूरा विश्वास था। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा की जनता का, जिन्होंने पूरा विश्वास भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे, माननीय प्रधानमंत्री जी पे, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी पे जताया है। और कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, कार्यकर्ता लगातार जो मेहनत कर रहे थे उसी का परिणाम आज सामने आया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा, चाहे माताएं बहनें हो, उन सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। उसी के परिणाम के इतनी ऐतिहासिक जीत हो रही है। किसान बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को जो रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर किया। चाहे किसानों को सम्मान निधि MSP देकर उनको सम्मान देने का काम किया, माताओं बहनों को हमने सम्मान देने का काम किया। तो वही परिणाम आज सामने दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो झूठ का राहुल गांधी ने प्रोपेगेंडा चला रखा था, उसको हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। और साथ साथ केजरीवाल जी की भी जो जमानत जब्त हुई है, मुझे लगता है ये अपने आप में बताने के लिए काफी है। तो मैं पुनः हरियाणा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो हरियाणा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद यहाँ किया जा रहा है कि किस तरीके से जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है। क्या कारण लगता है जिसकी वजह से इतना क्योंकि कांग्रेस इतनी पीछे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे? सबसे पहले तो जनता ने जो विश्वास दिलाया है कि बीजेपी ही सही है, तो उन्होंने लास्ट तक ये पूरा विश्वास दिखा दिया बीजेपी पर कि बीजेपी के साथ ही है। और जो देश के लिए जो काम किया है वो हरियाणा के लोगों को लग गया है कि जो काम करेगी वो बीजेपी के राजेश नागर 37,355 वोट से जीत गए हैं। गांव से बीजेपी के लिए बड़ी खबर, राजेश नागर 37,355 वोट से जीते। तो फरीदाबाद में हर तरफ बीजेपी के लिए खुशियां ही खुशियां देखने को मिल रही है। फरीदाबाद सीट बीजेपी जीती, तिगांव बीजेपी जीती, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से जीते, बड़खल बीजेपी जीती। आप हर जगह आप देखेंगे तो बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब हो पाई है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। तिगांव से बीजेपी के राजेश नागर चुनाव जीत चुके हैं। 37,355 वोट से चुनाव जीते हैं राजेश नागर साहब। और अभी तक हम टोटल अगर रिजल्ट्स की बात कर लें, 53 सीटों के जो रिजल्ट्स हैं वो घोषित हो चुके हैं, 53, जिसमें से 27 बीजेपी, 22 कांग्रेस, 2 इंडियन नेशनल लोकदल और 2 इंडिपेंडेंट। जो जानकारी इस वक्त हमारे साथ हमारे पास आ रही है, ये जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फरीदाबाद तिगांव से बीजेपी के राजेश नागर 37,355 वोट से जीत चुके हैं। फरीदाबाद से विपुल गोयल जो हैं वो जीते हैं और जो जीत का मार्जिन विपुल गोयल का रहा 48,388 का जो मार्जिन है, 48,388 के मार्जिन से विपुल गोयल चुनाव जीते हैं। मूलचंद शर्मा भी चुनाव जीत गए हैं। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से चुनाव जीते हैं। 17,730 वोटों से मूलचंद शर्मा चुनाव जीते हैं। वापस से अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हुए विधु रावल जी, आप कह रहे थे हम तो जलेबी भी खा लेंगे, लड्डू भी खा लेंगे, चाहे बासी हो चाहे कुछ भी, लेकिन जीत फाइनली आप लोगों को मिलने जा रही है। एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है कि किसी तरीके का कोई संशय अब रहा नहीं है? देखिए, संशय कभी पहले भी नहीं था। संशय इसलिए नहीं था क्योंकि गरीब का जो वोट था, जो हरियाणा के आमजन का वोट था, जो साइलेंट मेजोरिटी का वोट था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। हम बार बार इस बात को कहते थे कि ये जो आपको सड़कों पर जो उफान दिख रहा है, ये सब प्रायोजित है। ये केवल उन लोगों का है जिनसे राज सत्ता 2014 में देश की और प्रदेश की जनता ने छीन ली है, और वो आज तक इसको हजम नहीं कर पाए कि किस प्रकार साधारण से दिखने वाले, साधारण घरों में पैदा हुए ये लोग किस प्रकार से जनता की सेवा करने के लिए राज सत्ता पर बैठे हैं। ये बात ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये लोग तो केवल और केवल जो है उस दिन से किस प्रकार से उफान पर चल रहे थे, हर प्रकार से षड्यंत्र करते थे कि कैसे भी सत्ता को डिस्टेबलाइज किया जाए, हरियाणा को विकास से रोका जाए, ऐसे ऐसे आंदोलन खड़े किए जाएं जिससे हरियाणा की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है धूमिल हो, और हरियाणवियों का किस प्रकार से जो है उनको किस प्रकार से उनके स्वाभिमान पर चोट की जाए। ये लगातार ये लोग करते रहे, लेकिन हरियाणा की जनता जो है इस बात को जानती थी, समझती थी। और जब ये 4 लठैत जो है जोड़ तंत्र के तहत जो है अपना जब राज चलाने का प्रयास करते थे, तो उतने ही जो है सामने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है काउंटर रिएक्शन देती थी। जितने लठैतों का जहां जहां पर जो है बोलबाला रहा, वो सब सीटें जो है ये लोग हारे हैं।
आप एक के बाद एक सीट देख लीजिए। और जितने परिवारवादी लोग थे जो ये सोच कर आए थे कि हमारे पास डिवाइन राइट है। एक बार आपको रोकूंगी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा की 53 सीटों के जो नतीजे हैं वो घोषित हो चुके हैं। 27 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है, 22 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है, कांग्रेस के कैंडिडेट्स की जीत हुई है, 2 सीटों पर इनेलो, 2 सीटों पर निर्दलीय जो हैं वो चुनाव जीते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हरियाणा न्यूज के माध्यम से सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे दिखाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ हरियाणा न्यूज लगातार कर रहा है और इसी वजह से तमाम लोग इस वक्त हरियाणा न्यूज के माध्यम से नतीजे देख रहे हैं, जान रहे हैं। 2 सीटों पर इनेलो, 2 सीटों पर निर्दलीय जीत चुके हैं। 53 सीटों के जो रिजल्ट हैं वो घोषित हो चुके हैं, नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें से साफ तौर पे 27 सीटों पर बीजेपी जीती है, 22 सीटों पर कांग्रेस ने जीतने का काम किया है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। 53 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 27 पर बीजेपी, 22 पर कांग्रेस, 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल, 2 पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। आम आदमी पार्टी ढूंढने से भी कहीं मिल नहीं रही है। बल्लभगढ़ से बीजेपी के मूलचंद शर्मा 17,000 से ज्यादा वोट से जीत चुके हैं। तो मूलचंद शर्मा साहब के लिए भी बड़ी खबर, बड़ी जीत यहां पर मूलचंद शर्मा साहब को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि सबसे मुकाबला जो था कड़ा इनका शारदा राठौर के साथ था, पूर्व विधायक भी रही, निर्दलीय चुनावी मैदान में थी, लेकिन सीट निकालने में सफल हुए। बल्लभगढ़ से बीजेपी के मूलचंद शर्मा साहब 17,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीतने में सफल हुए हैं और हरियाणा विधानसभा का टिकट बल्लभगढ़ से कट चुका है मूलचंद शर्मा साहब के नाम का। आसाम से आसानी से फिर से पहुंचेंगे बल्लभगढ़ से हरियाणा विधानसभा और वहां पर लोगों की आवाज को कैसे उठाएंगे ये हरियाणा विधानसभा में हम देखेंगे। लेकिन टिकट कट गया है, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा साहब चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं हरियाणा विधानसभा का सफर तय करने। बहुत बहुत शुभकामनाएं हरियाणा न्यूज के माध्यम से भी तमाम उम्मीदवारों को जो जीते हैं, तमाम उन प्रत्याशियों को जिनकी जीत जो है डिक्लेयर हो चुकी है। लगातार हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारियां सबसे पहले देने का काम कर रहे हैं। दिनेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। दिनेश अग्रवाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल प्रतिभा जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी दिनेश अग्रवाल जी, क्या लग रहा है आपको? 35 पर कांग्रेस, 50 पर बीजेपी, 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल और 3 पर अदर्स निर्दलीय। फिर से रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर, लोहारू से कांग्रेस के राजवीर फरटिया 722 वोट से चुनाव जीत गए हैं। जेपी दलाल चुनाव हार गए, बीजेपी के जेपी दलाल चुनाव हार गए। हालांकि ये लगातार कहा भी जाता था, एक इस तरीके की कहावत भी हरियाणा में थी कि जो भी वित्त मंत्री बना फिर से विधानसभा पहुंचा नहीं, चुनाव नहीं जीता। लेकिन विधानसभा पहले ही डिसॉल्व हो गई थी और दलाल साहब को ये उम्मीद थी कि मैं फिर से पहुंच जाऊंगा क्योंकि विधानसभा डिसॉल्व हो गई है, वित्त मंत्री अब मैं हुई नहीं कायदे से। तो ऐसे में आप देखिए राजवीर फरटिया ने चुनाव हरा दिया है जेपी दलाल साहब को। मार्जिन हालांकि बेहद कम है, लेकिन बावजूद इसके 722 वोट से चुनाव जीत गए हैं कांग्रेस के राजवीर फरटिया। जेपी दलाल साहब को हार का सामना करना पड़ा, करारी हार कहीं ना कहीं यहां पर जेपी दलाल को देखने को मिली। आप देखिए लगातार जो काम लोहारू में दलाल साहब ने करवाए, लोग ये मानते रहे, ये कहते रहे कि उनसे ज्यादा काम लोहारू में किसी ने करवाए नहीं। लेकिन आप देखिए जब चुनावी नतीजे आ रहे हैं तो दलाल साहब ही हार गए। दलाल साहब को भी अब घर बैठना पड़ेगा। लोहारू से कांग्रेस के राजवीर फरटिया चुनाव जीत गए हैं, टिकट फाइनल कर लिया है राजवीर फरटिया ने अपना और हरियाणा विधानसभा पहुंचने का टिकट लोहारू से कट गया है राजवीर फरटिया के नाम का। जेपी दलाल साहब घर बैठना पड़ेगा, चुनाव हार गए 722 वोट से। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। दिनेश अग्रवाल जी, जेपी दलाल साहब को चुनाव हरा दिया आपके कैंडिडेट ने। जेपी दलाल साहब तो ये कहते थे कि अगर गलती से भगवान भी रूठ गया, राम जी भी रूठ गया, सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया, कुछ भी हो गया, अगर गलती से विपक्ष की सरकार आ गई तो आपको पता है ना हमारे ऊपर वाले 6 महीने के अंदर ही सरकार गिराने का काम कर देंगे। 6 महीने भी नहीं चलने देंगे। उधर तो सरकार तो आई नहीं आप लोगों की, अभी तो दिख भी नहीं रहा है सरकार आते हुए। आपको लग रहा है अभी कोई उम्मीद है दिनेश जी सरकार आएगी? अभी आप 53 सीटों का रिजल्ट बता रहे हैं, अभी 37 सीटें और बकाया है।
अभी थोड़ी देर पहले ये दलाल साहब 200-300 वोटों से आगे चल रहे थे जी 722 से हारे हैं जी अभी आरती राव भी 142 वोटों से पीछे हैं जी कितनी सीटें ऐसी हैं हम तो सुबह से इस बात को कह रहे हैं प्रतिमा जी आप ध्यान दीजिए जी आपके टीवी चैनलों ने दिखाया कि 39 मिनट तक ये मैं नहीं कह रहा आपके टीवी चैनलों ने कहा कि 39 मिनट तक जिस तरीके से रेवाड़ी के अंदर टीवी स्क्रीन बंद रहे और वहां पर लाइट बंद कर दी गई सीसीटीवी बंद कर दिए गए और स्ट्रांग रूम की 39 मिनट तक 26-27 हजार से भी ऊपर का मार्जिन रेवाड़ी की सीट पर देखने को मिल रहा था दिनेश अग्रवाल जी। नहीं आप प्रतिमा जी बात को समझिए जो मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 39 मिनट तक सीसीटीवी बंद होना स्ट्रांग रूम के वहां के कैमरे बंद होना वहां की लाइट जाना ये मैं नहीं कह रहा आपके टीवी चैनल ही बोल रहे हैं और जिस तरीके की भाषा भाजपा के लोग बोलते हैं कि वो कहते हैं दबंगों लठैतों की दबंगर लठैत कौन है जेपी दलाल असीम गोयल ओपी धनखड़ देवेंद्र बबली कैप्टन अभिमन्यु सुनीता दुग्गल ज्ञानचंद गुप्ता संजय सिंह कौन लोग हैं ये उदय भान साहब भी चुनाव हार गए उदय भान साहब भी चुनाव हार गए आपके सहयोगी जो थे वो 5वें नंबर पे चले गए आपकी सरकार का परफॉर्मेंस उंगली कितनी ठीक है दिनेश जी उनकी परफॉर्मेंस पे भी हम बात करेंगे लेकिन आपको अपनी परफॉर्मेंस पे भी तो थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। कांग्रेस की आंधी है कांग्रेस की आंधी में अगर प्रदेश अध्यक्ष साहब चुनाव हार जाएं तो क्या समझेंगे इसको? कांग्रेस की आंधी में अगर प्रदेश अध्यक्ष साहब चुनाव हार जाएं उदय भान जी तो क्या समझेंगे इसको सर? जयवीर सिंह चुनाव हार जाए तो क्या समझेंगे? जगबीर सिंह मलिक चुनाव हार जाए तो क्या समझेंगे? एक बार रोकूंगी। अटेली से बीजेपी की आरती राव आगे निकल चुकी हैं तो ये बड़ी खबर इस वक्त 3,341 वोटों से आगे निकली आरती राव। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। अटेली से बीएसपी के ठाकुर अत्तरलाल पिछड़े हालांकि लगातार आगे चल रहे थे। बहुत ही नेक टू नेक फाइट भी यहाँ पे देखने को मिल रही थी। कुछ देर पहले बहुत पीछे भी थी अटेली से आरती राव लेकिन फिलहाल अटेली से बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं आरती राव 3,341 वोट से फिलहाल आगे निकल चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीएसपी के ठाकुर अत्तरलाल पिछड़ चुके हैं। अटेली में बीजेपी की आरती राव आगे निकल चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम दिखाने का काम कर रहे हैं आपको। 3,341 का जो मार्जिन है इस मार्जिन से फिलहाल आगे निकल चुकी है आरती राव लेकिन रिजल्ट्स फाइनल घोषित होते कितना समय और लगेगा? अत्तरलाल से ही लगातार मुकाबला शुरुआती रुझानों से ही आरती राव को झेलना पड़ रहा है देखने को मिल रहा है और अनीता यादव हालांकि बेहद पीछे नजर आ रही थी। तीसरे नंबर की रेस में ही थी, दूसरे नंबर पे पहुंची ही नहीं। बीएसपी और बीजेपी के बीच में यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला शुरुआत से ही सुबह से ही देखने को मिल रहा है लेकिन अभी फिलहाल कम से कम राहत भरी खबर राव इंद्रजीत सिंह के लिए भी जबरदस्ती अड़ के डट के टिकट लेकर आए थे पार्टी आला कमान से। पिछली बार भी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, इस बार भी मांग रहे थे। पार्टी ने इस बार टिकट दे भी दी लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा। अब जीत जाएंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल जिसके जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करेंगे लेकिन वो जवाब भी मिलेगा कुछ ही समय बाद। वापस चलेंगे दिनेश जी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए फिर बाकी साथी पैनलिस्ट के साथ मुझे चर्चा करनी है। पत्र की तो अगर परिवार पहचान पत्र सही था तो फिर यू टर्न क्यों लिया सरकार ने? क्या यू टर्न लेने की? अगर आज एग्जिट पोल दिखाने वालों को आप सोफोलॉजिस्ट कहते हैं तो जब लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आए थे तब आपने इस शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया। अपनी सुविधा के अनुसार अपने शब्दों को चयन करते रहते हैं, शब्द बदलते रहते हैं। दिनेश अग्रवाल जी थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा शांत हो जाइए पहले। मैं आपसे बहुत ही आराम से ये जानना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ। आंधी की बात आप लोग बार बार करते रहे, मैं आऊंगी विदुर रावल जी 2 मिनट रुकिए। आंधी की बात आप लोग करते रहे, सरकार बनाने की बात आप लोग करते रहे, ये कहाँ प्रॉब्लम आ गई, कहाँ फंस गई आपकी गाड़ी 35 पर आकर? हरियाणा प्रदेश की जनता ने तय करना है चुनाव तो, और प्रदेश की जनता ही तय करती आई है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव परिणामों में लगातार इलेक्शन कमीशन ने देरी की, उससे सीधी सीधी एक शंका जाहिर होती है कि भाजपा के जो उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से हार रहे थे उनको जिताने का प्रयास
इलेक्शन कमीशन और भाजपा मिलकर कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मिले हुए हैं बीजेपी वाले और ये इलेक्शन कमीशन वाले? इसमें कोई शंका नहीं है। विजू रावल जी, क्या समय हो रहा है, 4 बज रहे हैं, अगर ये लोकसभा की ठीक है, एक बार रोकूंगी विजू रावल, इसके बाद आपसे जवाब लूंगी। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, चुनावी रुझानों पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पोस्ट किया है। आदमपुर में चंद्र प्रकाश कथित तौर पर 1426 वोट से जीते हैं, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है, आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। अभी दिनेश अग्रवाल साहब भी लगा रहे थे, वेबसाइट पर पिछले 3 राउंड के नतीजे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जयराम रमेश बड़े आरोप लगा रहे हैं। इस देरी पर चुनाव आयोग के पास क्या जवाब है, क्यों इतनी देरी कर रही है? ये आपको दिखा रहे हैं, ये पोस्ट भी दिखा रहे हैं जो पोस्ट उन्होंने की है, और इसी पोस्ट के जरिए निशाना साध रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर ये क्यों, आखिर ये गड़बड़ झाला क्यों कर रहे हैं, कहां पर इतनी परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। विजू रावल जी, वापस आपके पास आऊंगी। अब तो जयराम रमेश साहब ने भी कह दिया है, क्यों आप लोग मिल गए? इलेक्शन कमीशन को कैसे पटा के रखते हैं क्या आप लोग? इलेक्शन कमीशन आपके इशारे पे काम करता है? जयराम रमेश जी ने ही इस बेहूदगी का बिगुल बजाया था जब लगभग 2 घंटे हो चुके थे कांग्रेस को पिछड़े हुए, और जो टैली है वो बिल्कुल वहीं पर स्थिर हो गई थी। 49, 50, 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 32 से लेकर 35 तक सीटें कांग्रेस की। तब जयराम रमेश जी ने सबसे पहले 12:30 बजे बिगुल बजाया था और इन सब लोगों को मैसेज करके कहा था कि भाई अब वो समय आ गया है जब ईवीएम को बदनाम करना है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बदनाम करना है। अब खिसियानी बिल्ली को खंबा नोचने का हम आदेश देते हैं। उसके बाद से सभी प्रवक्ता जिनसे सुबह सुबह से हम पूछ रहे थे, आपके चैनल पर विजेंद्र नेहरा ने पूछा था, मैं याद कर पा रहा हूं, वेद प्रकाश विद्रोही जी से कि भाई ईवीएम को कब बदनाम करना शुरू करोगे, क्या समय आएगा? उन्होंने कहा नहीं, अभी समय नहीं आया, अभी तो कांग्रेस पार्टी, मैं बता रहा हूँ, 55 सीटों से ऊपर जीतेगी। सुबह की बात है, मैं अन्य चैनल पर डिबेट में था, लेकिन साथ साथ आपकी जो टैली चल रही थी तो मैं देख रहा था उस समय किस प्रकार से इन्होंने टाइम सेट किया हुआ है। और ये इनकी जो हास्यास्पद स्थिति है वो बेशर्मी से ऊपर चली गई है। जब ये जीत जाएं तब तो राहुल गांधी हीरो है, और जब ये हार जाएं तो ईवीएम बदनाम है। ये सीधा सीधा सा। अब एक बात ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी को अब ये विश्लेषण करना चाहिए कि वो कौन से पांव थे जो हरियाणा में पड़े और जलेबी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का किस्मत भी ले उड़े। इस पर विचार करना चाहिए। वो कौन था जिसने जिद की थी कि मुझे अपनी यात्रा निकालनी है, और फिर एक यात्रा के रूमा जो है दोनों बहन भाई चले थे। जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां हुआ कांग्रेस का बंटाधार। जहां जहां पर वो लोग गए वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते गए, पोछा मारते गए। उस पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना, और मुझे लगता है इसमें एक राष्ट्रीय मैसेज है। हरियाणा की जनता ने राष्ट्रीय मैसेज दिया है। वो राष्ट्रीय मैसेज ये है क्योंकि हरियाणा को प्रयोगशाला के तौर पर इन लोगों ने, विभाजनकारी ताकतों ने इस्तेमाल किया था, हरियाणा की भूमि को इस्तेमाल किया था। किस प्रकार से अपना नैरेटिव सेट करते थे, कहते थे कि सारे किसान जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। विदेशों में जाकर कहने लगे कि गुरुद्वारों के अंदर सिखों को पगड़ी पहनने से रोका जा रहा है, उनको कड़े पहनने से रोका जा रहा है। भारत में आरक्षण को लेकर इन्होंने कहा था कि भाजपा अगर सत्ता में आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी। भाजपा तो सत्ता में है, लेकिन खुद विदेश में जाकर कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो धीरे धीरे करके आरक्षण को खत्म कर देंगे। असली जो चेहरा है राहुल गांधी ने जो दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने जो दिखाया, और कांग्रेस पार्टी के यहाँ नीचे जो सिपे चला रहे हैं, जो कहते थे 50 वोट के बदले 1 नौकरी, और जो कहते थे कि मेवात में चुन चुनकर हिंदुओं को बाहर निकाल देंगे, उनको जो है हरियाणा की जनता ने सबक सिखाया है। जो पिछले 3 महीने से जो कूद फांक कर रहे थे, लोकसभा को एक रंगमंच बनाकर जो एक मजाक नुमा बना रखा था जिस व्यक्ति ने, आज उसके मुंह पर जोरदार तमाचा हरियाणा की जनता ने दिया। और मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को, इन्होंने पूरे देश के लिए टोन सेट कर दिया है। ये जो फर्जी लोगों को खड़ा करके अपने आंदोलन खड़े करते हैं और उसके बाद दावे करते हैं कि हम लोग ही सब कुछ हैं, हम किसानों के ठेकेदार हैं तो हम हैं, पहलवान है तो केवल हम जीजा साली गैंग से बाहर कुछ नहीं है, अगर नौजवान है तो केवल हम ही लोग हैं। वही चेहरे वही बार बार जो है केवल अपना लेबल बदल बदल कर आकर आंदोलन करते थे।
देश के अंदर, देश की मीडिया के अंदर ये मैसेज देते थे कि शायद हरियाणा के अंदर सब कुछ जो है खराब हो चुका है। आज हरियाणा की जनता ने, आज हरियाणा की जनता का बोलने का अवसर है, इन लोगों को समझने का अवसर है कि इन लोगों ने किस प्रकार से किसान की खुशनसीबी पर कुठाराघात किया था। आज इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आप लोग तो ये कहते थे 2-2 रुपए के चेक देने वाले कि हम आएंगे तो हम किसान की समृद्धि लेकर आएंगे। किसान ने आपको नकार दिया है। राइटिंग इज ऑन द वॉल एंड राइटिंग इज ऑन द स्क्रीन। आप देख लीजिए